2021 को बिहार के झारखंड जिले में स्थित जमशेदपुर के टेल्को इलाके में 17 नवंबर को सुबह के समय कुछ बच्चे खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक खेल के दौरान उन बच्चों की नजर तालाब में तैर रही एक बोरी पर पड़ी। पहले तो उन बच्चों ने सोचा कि शायद किसी ने कूड़ा कचरा लाकर यहां डाल दिया होगा, मगर जब उन बच्चों ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। बच्चों ने तुरंत इस बात की जानकारी वहां से गुजरने वाले राहगीरों को दी और जब कुछ लोग उस तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब में तैर रही एक बोरी के अंदर से किसी इंसान की 2 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जिससे लग रहा था कि उस बोरी के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। उन लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत टेल्को पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद उस बोरी को तालाब से बाहर निकाला गया और जब उसे खोलकर देखा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि उस बोरी के अंदर किसी लड़की का शव था। लेकिन उस शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस लाश में तालाब का पानी इस कदर भर चुका था कि वो बुरी तरह से फूल गई थी, जिसकी वजह से अब उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। और अब पुलिस के सामने पहला सवाल यही था कि ये लाश किसकी थी। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि उस लड़की की उम्र करीब 30 से 32 साल के आसपास थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि यह मामला कत्ल का है और शव को निपटाने के लिए ही कातिल ने उसे प्लास्टिक की बोरी में बंद करके तालाब में फेंक दिया था। मगर अब यह पता लगा पाना मुश्किल था कि यह लाश किसकी थी। हालांकि शव की हालत बेहद बुरी हो चुकी थी, लेकिन मरने वाली लड़की के कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो ठीक ठाक परिवार से हो सकती है। उसकी पहचान पता करने के लिए टेल्को पुलिस ने सबसे पहले आसपास के थानों में और फिर पूरे जिले के पुलिस स्टेशनों में इस घटना की जानकारी दी और पूछा गया कि पिछले कुछ दिनों में किसी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई हो। लेकिन जमशेदपुर में ऐसी किसी लड़की के गायब होने की कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। अब ऐसे में मुमकिन था कि लड़की कहीं बाहर की रहने वाली हो और कत्ल करने के बाद उसके शव को यहां लाकर तालाब में फेंक दिया गया हो। यही कारण था कि यह मामला अब काफी उलझ गया था, जिसकी वजह से टेल्को पुलिस के लिए भी अब इस घटना से जुड़े सुराग और सबूतों को इकट्ठा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तभी अचानक पुलिस को किसी मुखबिर ने जानकारी दी कि इसी जमशेदपुर शहर के साउथ पार्क इलाके से 30 साल की एक लड़की पिछले 5 दिनों से अपने घर से गायब है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़की के घर वालों ने अभी तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई है। यह जानकारी आधी अधूरी जरूर थी, लेकिन पुलिस के लिए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए काफी थी। इसके बाद टेल्को पुलिस तुरंत साउथ पार्क इलाके में पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि 12 नवंबर को यह लड़की रात के वक्त अपने किसी दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर लापता हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर कोई लड़की अपने घर से गायब हो जाए तो उसके घर वाले बेचैन हो जाते हैं, मगर उसके घर वालों ने तो पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी। लेकिन जब पुलिस उस लड़की के घर वालों को शव की पहचान कराने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल लेकर गई तो उन लोगों ने लड़की के कपड़ों और गहनों से अपनी बेटी को पहचान लिया। घर वालों ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम वर्षा पटेल था। वर्षा फैशन मॉडल के तौर पर काम करती थी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से वो रात को अक्सर बाहर रहती थी और कई बार तो वर्षा अपने घर वालों को बिना बताए कई कई दिनों तक बाहर रहती थी। उसके घर वाले भी उसकी इन हरकतों से काफी परेशान रहते थे। हालांकि इस बात को लेकर कई बार उनके घर में विवाद भी हुआ, लेकिन वर्षा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और 12 नवंबर की रात को भी करीब 8:30 बजे वर्षा पटेल अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आई। लेकिन पुलिस को यह बात खटक रही थी कि जब इस परिवार की लड़की पिछले 5 दिनों से लापता थी तो फिर इस परिवार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई थी। यानी किसी के घर की बेटी तकरीबन 1 हफ्ते से लापता हो और घर वाले अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट तक ना लिखवाएं, तो ऐसे में पुलिस का हैरान होना लाजमी है। वर्षा की गुमशुदगी के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, जिसकी वजह से अब पुलिस को वर्षा के परिवार वालों पर ही शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस घर के सभी लोगों से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन इस पूछताछ के दौरान वर्षा के घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट ना लिखवाने की जो वजह बताई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। घर वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरें पुलिस को इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि तस्वीरें सार्वजनिक होने पर उनकी बेटी की बदनामी हो सकती है। दरअसल वर्षा शादीशुदा थी। कुछ साल पहले उसकी शादी विशाल मेहता नाम के व्यक्ति से हुई थी,
लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों में लड़ाइयां होने लगी और हालात यहां तक पहुंच गए थे कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। विशाल अपनी पत्नी वर्षा से तलाक लेना चाहता था क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करने लगा था, लेकिन उन दोनों में अभी तक तलाक नहीं हुआ था, पर वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। इस घटना से कुछ दिन पहले वर्षा को पता चला कि उसके पति विशाल ने उसे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली, जो एक तरह से गैर कानूनी था। लेकिन अब पुलिस को इस वारदात में विशाल पर शक होने के साथ साथ इस कत्ल का मकसद भी समझ आने लगा था। और अब तक की जांच में पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि विशाल से अलग रहने के दौरान वर्षा के कई दोस्त भी बन गए थे। वर्षा के नए दोस्तों की लिस्ट बेहद लंबी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिमी नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बात का पता चलते ही पुलिस अब वर्षा के पति विशाल के अलावा उसके दोस्त जिमी से भी पूछताछ करनी शुरू कर देती है। लेकिन अब सवाल यह था कि विशाल के पास तो एक वजह थी, लेकिन जिमी के पास इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता था। इसलिए अब पुलिस के पास बस एक आखिरी रास्ता यही था कि वर्षा के फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई जाए, क्योंकि वर्षा के मोबाइल फोन की सीडीआर से ही पता चल सकता था कि मरने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी और उसने आखिरी बार फोन पर किससे बात की थी। लेकिन जब वर्षा की सीडीआर सामने आई तो उसकी सीडीआर को देखकर पुलिस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। सीडीआर से पता चला कि वर्षा के परिवार वाले और उसके पति विशाल पर अब तक पुलिस जो शक करती आ रही थी वो बेबुनियाद था। लेकिन वर्षा की कॉल डिटेल में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। असल में वो नाम था इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह का। वो जमशेदपुर के साकची थाने में एसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। जांच से पता चला कि पिछले कुछ महीनों में वर्षा की जिन दो लोगों से सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो जिमी और धर्मेंद्र ही थे। लेकिन अब सवाल यह था कि वर्षा एक पुलिस वाले से क्यों बात कर रही थी? क्या वर्षा किसी मुश्किल में थी? लेकिन जब पुलिस ने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र और जिमी से पूछताछ की तो उन दोनों ने खुद को इस वारदात से बेखबर बताया। जिमी से तो पुलिस ने अपने सामने बिठाकर पूछताछ की, लेकिन धर्मेंद्र सिंह से पुलिस को फोन पर ही पूछताछ करनी पड़ी, क्योंकि उस समय वो ड्यूटी पर नहीं था। असल में धर्मेंद्र छुट्टी लेकर बिहार के अररिया शहर में घूमने गया हुआ था। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को तुरंत जमशेदपुर बुला लिया गया। इस बीच पुलिस ने जिमी और धर्मेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर की भी सीडीआर निकलवाने का फैसला किया। लेकिन जब उन दोनों के नंबरों की सीडीआर की बारीकी से जांच की गई तो पुलिस दंग रह गई, क्योंकि गुमशुदगी वाले दिन यानी 12 नवंबर से लेकर वर्षा के मोबाइल फोन के बंद होने तक धर्मेंद्र और वर्षा की न सिर्फ फोन पर कई बार बातचीत हुई थी, बल्कि 12 नवंबर की रात को धर्मेंद्र और वर्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन भी एक साथ थी। यानी अपनी जिंदगी के आखिरी समय में वर्षा धर्मेंद्र के साथ ही थी। इसके बाद जब पुलिस ने धर्मेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने न सिर्फ वर्षा के कत्ल की बात को स्वीकार कर लिया, बल्कि उसने साजिश रचने से लेकर इस कत्ल को अंजाम देने तक की एक ऐसी कहानी सुनाई कि खुद पुलिस वाले भी अपने साथ काम करने वाले इस एसआई की सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने बताया कि 12 नवंबर को उसने ही वर्षा को फोन करके टेल्को इलाके में अपने पास बुलाया था। वर्षा रात को करीब 9 बजे धर्मेंद्र के टेल्को वाले घर पर पहुंची थी। इस मुलाकात के दौरान उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद धर्मेंद्र ने वर्षा को कत्ल कर दिया। धर्मेंद्र ने बताया कि उसने पहले वर्षा का सिर दीवार पर मारा, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, और फिर उसने गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस को पता था कि धर्मेंद्र झूठ बोल रहा है। असल में पुलिस को लग रहा था कि सिर्फ अचानक हुए झगड़े की वजह से तो उसने वर्षा का कत्ल नहीं किया था, क्योंकि इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था उससे ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र ने इस कत्ल की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। पुलिस की माने तो धर्मेंद्र ने कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक की 2 बड़ी बोरियां पहले से ही खरीद कर रख ली थीं, ताकि उन्हीं बोरी में भरकर लाश को कहीं ऐसी जगह फेंका जाए जिससे वर्षा के बारे में कभी भी किसी को पता ही ना चल सके। और फिर उसने ऐसा ही किया। धर्मेंद्र ने उस रात वर्षा की जान लेने के बाद उसकी लाश को निपटाने के लिए पहले उसे बोरी में पैक किया, फिर बोरी के मुंह को सिलाई किया, और फिर उसने टेल्को के उस इलाके में रात को राउंड पर तैनात पुलिस वालों को फोन कर उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाया। क्योंकि धर्मेंद्र खुद भी एक पुलिस वाला था तो इसलिए बातचीत के दौरान राउंड अफसरों से पूछताछ करना पुलिस वालों को भी अजीब नहीं लगा।
लेकिन असल सच्चाई यही थी कि धर्मेंद्र पुलिस वालों की लोकेशन पता करना चाहता था ताकि लाश को ठिकाने लगाने के दौरान वो पकड़े जाने से बच सके। रात को करीब 1:30 बजे जब धर्मेंद्र को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पुलिस वाले दूसरी तरफ हैं और आस पड़ोस के लोग भी सो रहे हैं, तो उसने बोरी को उठाकर अपनी बाइक पर रखी और फिर उसे लेकर अपने घर से निकल पड़ा। धर्मेंद्र उस बोरी को तार कंपनी के तालाब में फेंककर वापस अपने घर लौट आया। उस पर किसी को शक ना हो इसलिए अगले दिन वो ड्यूटी पर भी गया और फिर इसके एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को वो छुट्टी लेकर अररिया बिहार चला गया, जिसके लिए उसने पहले से ही एप्लीकेशन दे रखी थी। यानी ये कत्ल अचानक हुए झगड़े की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी साजिश तो पहले से ही रची जा चुकी थी। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर धर्मेंद्र ने वर्षा का कत्ल क्यों किया था और इस वारदात की असल वजह क्या थी। पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र ने बताया कि वर्षा उसे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी और वो उससे पैसों की वसूली भी कर रही थी। उसके इस ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर वो वर्षा को अब तक करीब 40,000 रुपए दे भी चुका था, मगर वर्षा अब उससे और पैसों की डिमांड कर रही थी। लेकिन अब सवाल था कि आखिर वर्षा उसे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। वर्षा के पास ऐसा क्या राज था जिससे वो एक पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रही थी। जांच में पता चला कि वर्षा की तरह ही धर्मेंद्र सिंह खुद भी शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे। धर्मेंद्र का कहना था कि इसी नजदीकी का फायदा उठाकर वर्षा ने धर्मेंद्र की कुछ ऐसी फोटो और वीडियो बना ली थी जिन्हें वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने और उसके परिवार वालों को भेजने की धमकी देकर धर्मेंद्र से रुपयों की वसूली कर रही थी। धर्मेंद्र की इस कहानी को सुनने के बाद खैर पुलिस वाले तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन वर्षा के घर वालों को धर्मेंद्र की इस कहानी पर अब भी यकीन नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को सुलझा तो लिया है, लेकिन एक कातिल के तौर पर एक पुलिस वाले की साजिश देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि एक पुलिस वाले को कम से कम इतना तो पता ही होता है कि अपराधी खुद को बचाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। पुलिस ने इस वारदात के खुलासे के साथ साथ धर्मेंद्र के पास से वर्षा पटेल का मोबाइल फोन, इस वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली थी। इसके बाद सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई, जिसमें 9 गवाहों को पेश किया गया और फिर 28 फरवरी 2023 को यानी इस घटना के 14 महीने बाद आखिरकार सेशन कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने धर्मेंद्र पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। फिलहाल धर्मेंद्र जेल में है और वो अपने किए की सजा काट रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।